हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गैस साइकिल अपनी चल रही थी, कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ड्यूल साइकिल और जूल साइकिल के बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कार्नोट साइकिल में थोड़ा सा कल मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया था, मैं उस चीज़ को क्लियर करता हुआ चलता हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कार्नोट साइकिल कुछ ऐसी दिखती है, 1, 2, 3 और 4। कार्नोट साइकिल कुछ ऐसी दिखती है, ध्यान में रखना, भूल मत जाना। कल मैंने कुछ इस तरह से करवाया था, ये नहीं होगी, ये वाली कार्नोट साइकिल सही होगी। मैंने थोड़ा सा उसको लंबा कर दिया था, पर वो इस बराबर होती है। आगे मैं चलूँ रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल भी सेम ही दिखेगी, सेम ही लगेगी अपने को, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 ये प्रोसेस चलेंगे। होप सो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यही आज की मेन मतलब कल वाली में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेना आप। हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है, आपको पता है, इतना इतना तो चलता ही है। चलिए आज अपने बात करते हैं ड्यूल कंबसन साइकिल। ड्यूल दोहरा संपीड़न चक्कर भी कह सकते हैं इसको, अगर प्योर हिंदी में देखना है, परंतु इसको ड्यूल कंबसन साइकिल ही कहते हैं। इसको मिक्स साइकिल भी कहा जाता है। मिक्स साइकिल किस लिए कहा जाता है आपको भी समझा दूंगा। एक बार फिर से याद करिए, ऑटो साइकिल को अपने क्या कहते हैं? ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल और डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहा जाता है। ये दोनों बातें भूलना मत, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुझे जहां तक लगता है अगर बेसिक पूछेगा तो वो आपसे ये पूछ सकता है। चलिए साइकिल बनाता हूं मैं, रुकिए, डायग्राम बनाता हूं, पीवी और टीएस डायग्राम। ये कुछ 1 सेकंड, बस 1 सेकंड में जल्दी बन जाएगा। ये ना यहाँ बनेगा, रुक जाओ। आप लोगों को देखो, मैं अभी आपसे बातें भी कर लेता हूँ थोड़ी सी उतनी देर में। कुछ भी समझ नहीं आता प्लीज़ मुझे मैसेज किया कीजिए, प्लीज़ मुझसे पूछा कीजिए। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि आपको सब कुछ ही समझ आता है, नहीं हो सकता ऐसा। अगर मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं होता यार। मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि हम भी पढ़े हुए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर आपको कोई लाइव डाउट क्लियर सेशन चाहिए मैं वो भी ले आऊँगा। अगर आपको लगता है कि सर आप हमारे डाउट क्लियर कीजिए, तो अपने वो उसके ऊपर भी बेसिकली फोकस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1, 2, 3, 4 और 5 साइकिल्स होंगी यहाँ पर, और यहाँ पर QS मतलब हीट को सप्लाई करेंगे, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा प्रदान करेंगे, और यहाँ पर QR ऊष्मा की निकासी होगी, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से TS डायग्राम को बनाता हूँ मैं, तो ये बन गया अपना TS डायग्राम। T मतलब टेम्परेचर, S मतलब एंट्रोपी। S का ध्यान रखना, खासकर S आप भूल जाओगे, वहाँ पे एंथैल्पी वगैरह मत कराना। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, ये यार गले में ना फंदा लगता है, पता नहीं क्या कुछ ही करवाओगे। चलिए देखते हैं, एक बात देखो, यहाँ देखो V1 इज इक्वल टू V5, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दोगे तो V2 इज इक्वल टू V3, और यहाँ पे V4 बेचारा अलग ही पड़ा है। और ये सब कुछ तो P1 P2 P3 इज इक्वल टू P4 होगा, ये ध्यान में रख लेना। ड्यूल साइकिल में P3 इज इक्वल टू P4 होता है, इस चीज़ के बारे में ध्यान में रख लेना। अब अपने बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। 0 से 1 वही सक्शन होगा, ठीक है, जो सेम सक्शन। हाँ, मिक्स साइकिल क्यों कहते हैं वो बात रह गई थी, सॉरी। देखिए, इसको ऑटो और डीजल साइकिल की मिक्स साइकिल कहा जाता है, ठीक है। उसका रीजन यही है, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई की जाती है, इसलिए इसको मिक्स साइकिल कहते हैं। ड्यूल कंबसन साइकिल को मिक्स साइकिल कहा जाता है। मिक्स मतलब आपको सबको पता है, इसमें मेरे को समझाने वाली कोई जरूरत नहीं है। सक्शन चूसन होगा, ओके है। अब मैं बात करता हूं 1 से 2 जो प्रोसेस होगा, कौन सा? 1 से 2 वो होगा रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। कौन सा? रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ, प्रतिवर्तीय रुदोसम प्रक्रम, इसको एक नाम से और कहते हैं आइसेंट्रोपिक।
आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहा जाता है। हिंदी में भी इसको शायद आइसेंट्रोपिक ही कहते हैं। ध्यान में रखना क्या कहते हैं, रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहा जाता है। ये चीज भूलना मत, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। 2 से 3 और 3 से 4 ये इसमें हीट की सप्लाई हो रही है। एक जगह तो किस में हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और एक जगह किस में हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे। वही बातें हैं यार, सब कुछ ना सेम बातें होती हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड, स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदान करना, कुछ भी लिख सकते हो हिंदी में। मैं हमेशा हिंदी पैटर्न लेके चलता हूं, इंग्लिश में करोगे तो अच्छा होगा। देखो, एक मेरा दोस्त खास मित्र जिसके साथ मैं डिप्लोमा में रहता होता था, तो पॉइजन रेशो होता है। थोड़ी सी बात सुन लेना यार, बड़ी इंटरेस्टेड बात है, मैं आपको अच्छा लगेगा। ये पॉइजन रेशो होता है, ठीक है, तो सोम में आता है और हिंदी में उसको कहते हैं पार्श्व अनुपात। अनुपात कहा जाता है उसको, पार्श्व अनुपात। अब हुआ क्या, हमारा सोम का एग्जाम, मैंने उसका प्रधान जाट नाम है उसका, अगर वो मेरी वीडियो देखता नहीं है पर वो देखने लग जाएगा वैकेंसी आने पे, और उसका पक्का फोन भी आएगा अगर उसने ये देख लिया, और मुझे गालियां भी निकालेगा। वो दोस्त है, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या, मैंने प्रधान को कहा, मैं क्या प्रधान ये पक्का आएगा पॉइजन रेशो। मैं पॉइजन रेशो कह रहा था, वो पार्श्व अनुपात कह रहा था। तो वो रूम से लेके 5-6 मिनट का रास्ता था हमारे कॉलेज का, क्लासरूम का, जहां एग्जाम होते थे। वो रूम से लेके वहां तक जाता जाता पार्श्व अनुपात इज इक्वल टू लेटर अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्व अपॉन अनुदैर्ध्य, ऐसा कुछ होता है। तो वो बोलता हुआ जा रहा, आखिरी सांस तक ना, मतलब मरा नहीं है यार वो, आखिरी तक उस बंदे ने ये बोला पार्श्व अनुपात ये होता है, ये होता है, ये होता है, मुझे सुनाता हुआ जा रहा, हम दोनों जा रहे, मैं भी बोल रहा पॉइजन रेशो इज इक्वल टू लेटर अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये अपने सोम में होता है, आपको पता होगा। अब हुआ क्या वहां हिंदी में आ गया पेपर और पॉइजन रेशो पूछ लिया। मैं बहुत खुश हुआ, मैं क्या लै भाई प्रधान की लॉटरी लगी, ये नंबर तो इसके पक्के हो गए, शायद 2 नंबर का आया था। तो करना कुछ नहीं था, सिंपल 1 लाइनर था, लिखाए। मैं लिखाया, मैं प्रधान को आके पूछा, मैं प्रधान क्या हुआ यार, तेरे तो मजे लग गए। मैं कहती यार तेरा तो, तूने पॉइजन रेशो करता हुआ जा रहा था, और वो पूछा गया। कहता भाई यार वो पॉइजन रेशो होता क्या है, मेरा दिमाग खराब मैं क्या पार्श्व अनुपात होता है। और कहता यार वहां पे पता है क्या लिखा हुआ आ गया, पॉइजन रेशो, ऐसा कुछ है ना, रेशो कुछ भी होता है, रेशो आप हिंदी में देख लेना, मेरी इंग्लिश में देख लेना। तो वहां पर पार्श्व अनुपात ना आगे पॉइजन रेशो हिंदी में इंग्लिश में लिखा, मतलब हिंदी में लिखा था पर वो इंग्लिश में अनुवाद था। तो वहां जाके बेचारे के नंबर, कहता है यार मेरे को ऐसा लगा ये जहर के बारे में क्यों पूछ रहा है, अपने सोम में जहर का काम नहीं है, पॉइजन मतलब जहर होता है। अरे मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ यार, मैं कहा चलो शुक्र है मैं क्या कहता हूँ इंग्लिश में पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं और फंसता जाके। इसलिए इंग्लिश यार अच्छी चीज़ है, आप टेक्निकल इंग्लिश में, आपकी फील्ड है, आप इंजीनियर हो तो इंग्लिश में करोगे तो अच्छी अच्छी बात होती है। याद रखना ये पार्श्व अनुपात, वो मेरे को गालियाँ निकालेगा अगर उसको पता लग गया ना मैं उसके बारे में ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये चीज होती है, पॉइजन रेशो को अगर उसने हिंदी में उठा के दे दिया पॉइजन रेशो, तब क्या करोगे आप खुद सोचो। आप पार्श्व अनुपात पढ़ के जा रहे हो और उसने पॉइजन रेशो दे दिया, आप नहीं कह सकते उनको कि सर आपने हिंदी में क्यों नहीं दिया, ये बात याद रखना। चलिए 3 से 4 अच्छी लगी वो बात तो प्लीज लाइक कर देना। 3 से 4 में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड, ठीक है, स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदान की जाती है। फिर 4 से 5 प्रोसेस वही रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, या फिर ओहो एडियाबैटिक कंप्रेशन ना, याद रखना, कंप्रेशन संपीड़न, सॉरी हाँ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन विस्फोट, ठीक है, एक्सपेंशन। रिवर्स एडियाबैटिक कंप्रेसर, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, रिवर्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसे अपने क्या कह सकते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कह सकते हैं।
मेरी राइटिंग यार मुझे लगता है सुधारनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी गंदी लगती होगी आपको। चलिए 5 से फिर 1 की तरफ मूव करेंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? कांस्टेंट यहाँ क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है और क्या प्रेशर बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या? हीट रिजेक्शन के बारे में अपने ध्यान रखेंगे। ये था आपका ड्यूल साइकिल, ड्यूल कंबशन साइकिल, पूरे के पूरे प्रोसेस। देखो, एक डायग्राम, दूसरा प्रोसेसेस, तीसरा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, मतलब जितना कुछ पढ़ा रहा हूं ना यार वो सब पढ़ के जाना। मैं आपको पढ़ाता ही होता हूं जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बात करता हूं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के बारे में। एन एयर फॉर ड्यूल साइकिल 1 - 1 में आर की पावर गामा -1 अपॉन में अल्फा पी की पावर गामा -1। थोड़ा सा देख लेना, रुक जाओ, मैं आपको सब समझा दूंगा। इसको एक बार मेरे को नोट डाउन कर लेने दो। अल्फा पी की माइनस पावर -1। ये देखो, मैं फिर कह रहा हूं, ये मत सोचना कि यह इतना बड़ा है एग्जामिनर पूछे ना पूछे। मेरे साथ ऐसी हो चुकी है, मैं अपने आप बीती कह रहा हूं, वो भी राजस्थान जेई में, कि मैंने सिर्फ ऑटो साइकिल किया था, डीजल साइकिल का इतना बड़ा वो पता नहीं उन्होंने अच्छा खासा पूछा था कि आप सोच नहीं सकते यार ये भी पूछ सकता है। ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, इस चीज को ध्यान में रखना। ये होती है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। इसमें एक नया शब्द जुड़ा है, बाकी सब कंप्रेशन रेशो, एक्सपेंशन रेशो अपने लिए सेम है। अल्फा जुड़ा है, अल्फा को अपने कहते हैं प्रेशर रेशो। क्या? प्रेशर रेशो, जिसे अपने क्या कह सकते हैं? P3 अपॉन में P2 कह सकते हैं। क्या? P3 अपॉन में P2 अपने किसको कह सकते हैं? प्रेशर रेशो को कह सकते हैं। इस चीज को याद रखना है। या फिर आपसे P1 अपॉन में P5 भी पूछा जा सकता है, इस चीज को भी ध्यान में रख लेना। प्रेशर रेशो इसको कहते हैं। अब मैं तीनों चारों कंडीशन में बात करता हूं। ये बात होगी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी अपनों ने पढ़ ली है। जितनी इसकी साइकिल थी, मतलब प्रोसेस था, प्रक्रम था, वो पढ़ लिया। हिंदी में सक्शन, चूसन, रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रतिवर्तीय, रुदोषम, कंप्रेशन, संपीड़न प्रक्रम, आइसेंट्रोपिक प्रक्रम कह सकते हैं हम इसको। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, कांस्टेंट वॉल्यूम आपको पता है स्थिर आयतन, कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब, वही एक्सपेंशन विस्फोट, और हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का बाहर निकलना। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, आप छोड़ के मत जाना। ये अल्फा अपने लिए नया है, हर एक जितने भी साइकिल पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर आएगा। अब मैं बात करूं नीटा, कौन सा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कब कब बढ़ेगा, मैं उन सब कंडीशन पे आपको एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। देखिए, जब कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, इस बात को याद रखना। जब एक्सपेंशन रेशो बढ़ेगा तब अपने पास एफिशिएंसी बढ़ेगी, इस बात को याद रख लेना। परंतु जब प्रेशर रेशो कम होगा तब अपनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। ये है छोटा सा डायग्राम, लैंग्वेज में 1 पेज का तो बन ही जाएगा, मैं इतना बड़ा पेज नहीं भरवाऊंगा, सिर्फ डायग्राम से याद रखा करो। एग्जामिनर क्या पूछेगा मैं बताता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। एग्जामिनर क्या पूछेगा मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। ड्यूल साइकिल में यदि कंप्रेशन रेशो को बढ़ाया जाए तो एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या नेगेटिव होगी, जो भी एग्जामिनर देना चाहे। तो आंसर क्या होगा? ड्यूल साइकिल में यदि कंप्रेशन रेशो, संपीड़न अनुपात आर को बढ़ाया जाएगा तो एफिशिएंसी भी क्या होगी? ओहो, पानी गिर गया। तो एफिशिएंसी भी क्या होगी? एफिशिएंसी भी अपने पास बढ़ जाएगी, ठीक है। अरे यार, आपसे बातें करते गिर गया। अब यदि ड्यूल कंबशन साइकिल में या मिक्स साइकिल में प्रेशर रेशो, दाब अनुपात, प्रेशर रेशो मतलब दाब अनुपात आप लिख लेना, को
बढ़ाया जाए। अब अपने क्या कर रहे हैं, दाब अनुपात को बढ़ा रहे हैं, तो एफिशिएंसी क्या होगी सभी बताएंगे। कमेंट में बता देना यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लाइव क्लासेज नहीं है, आप बता देना कमेंट में, जरूर बताना सभी के सभी क्या होगी। तो एफिशिएंसी क्या कम होगी। ठीक है, इस बात को, अरे मैंने दूसरा पेन उठा लिया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आर के बारे में देख लो, कंप्रेशन रेशो क्या होता है, V4 अपॉन में V5 या फिर V3 अपॉन में V1 अपने लिख सकते हैं, किसके लिए, ड्यूल साइकिल के लिए। एक्सपेंशन रेशो को भी देख लो आप, V2 अपॉन में V1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में V5 भी आप लिख सकते हो। हर एक बुक में यार अलग अलग तरीके से दिया होता है, अलग अलग उनके पढ़ाने का तरीका होता है, तो मैं दोनों तीनों को साथ में लेके चलता हूं। अब मैं बात करता हूं जहां ट्रिकी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उस कंडीशन की मैं आपसे बात करता हूं कि जहां पर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करेगा, वहां पर मैं बात करता हूं। एग्जामिनर क्या लैंग्वेज में आपको प्रश्न पूछेगा, सबसे पहले वो देख लो, सबसे पहले वो देख लो। यदि यदि ड्यूल साइकिल में, ड्यूल चक्कर में प्रेशर रेशो का मान यूनिट हो या एक हो, तो ड्यूल साइकिल किस में परिवर्तित हो जाएगी। या फिर वो पूछ सकता है कि यदि ड्यूल साइकिल में एक्सपेंशन रेशो जो अपने पास P या E से डिनोट करते हैं अपने, उसका मान एक हो, उसकी वैल्यू यूनिट हो या वन हो, तो ड्यूल साइकिल किस में परिवर्तित हो जाएगी। ये दो बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, सीधा सीधे प्रश्न पूछते हैं। लिखिए, इफ P इज इक्वल टू 1, यदि P को यार आप ऐसे मत लिखिए, P ना मैं उसी तरह से लिखूंगा, इसको P नहीं कहते वैसे प्रॉपर ना, इसको कुछ कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल रहा है। यदि P इज इक्वल टू 1, देन ड्यूल साइकिल इज इक्वल टू ऑटो साइकिल। क्या लिख रहा हूं वो याद रखना। जहां पे एग्जामिनर ने ट्रिकी प्रश्न देने हैं, थोड़े से मॉडरेट प्रश्न देने हैं, वहां पर आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, 100% श्योर है, इस बात को भूलना मत। जब अपने एक्सपेंशन रेशो का मान एक कर देंगे या यूनिट कर देंगे, तो ड्यूल साइकिल ऑटो साइकिल में चेंज हो जाएगी। अब यदि यही चीज मैं अल्फा इज इक्वल टू 1 कर दूं, देन ड्यूल जो साइकिल होगी, ड्यूल साइकिल जो होगी वो किस में, डीजल साइकिल में चेंज हो जाएगी। मतलब जो अपनों ने पीछे ये पूरा सब कुछ पढ़ा है ना, यहाँ पे पूरा P का मान और इन सब का मान अगर मैं एक कर देता हूँ तो वो ऑटो साइकिल में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा का मान मैं एक कर देता हूँ तो डीजल साइकिल में चेंज हो जाएगा। ये वन लाइनर जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। आप वन लाइनर को क्या समझोगे, आप सिर्फ करने पे ध्यान दीजिए, कर लिया तो बेड़ा पार है, नहीं तो फिर भगवान भरोसे है ही। आगे बात करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, फॉर सेम कंप्रेशन रेशो। हाँ रेशो, समान संपीड़क, संपीड़क या संपीड़न अनुपात के लिए। याद रखना, एक थोड़ा सा मतलब डायग्राम समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो ध्यान में रखना। डीजल, ये जो चीज लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं यार वैसे जो भी बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, मैं हर एक पॉइंट, एक ना पंजाबी आ गई, तो मैं हर एक पॉइंट जिस पे आपसे बात करता हूँ ना, वो ऐसे समझ लेना उससे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या समझ आ रहा है इस चीज से, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी समझा देता हूं। ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी कौन सी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की बात की है अपन ने, याद रखना। यहां पे कहां गया, नीटा एयर की बात की है। सिंपल एफिशिएंसी मैं अभी लिखवा दूंगा, वो वैसे जरूरत नहीं है पर मैं फिर भी लिखवा दूंगा।
ड्यूल साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो होगी वो डीजल साइकिल से ज़्यादा होगी और ऑटो साइकिल से कम होगी। किसी भी प्रकार से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इस बात के लिए ध्यान में रखना। इससे एक चीज़ पता लगती है, जो वास्तविक में जो साइकिल्स होती हैं जो अपने यूज करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, तो ऑटो साइकिल की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। ये चीज़ अपने को ध्यान में आ रही है, ये ए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की सबसे अधिक होती है। इतनी बात अपने को इन सब चीज़ों से क्लियर हो रही है। अब मैं बात करूं सिंपल एफिशिएंसी की, दक्षता रट लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, वो आपकी मर्जी है। 1 माइनस CV T5 माइनस T1 अपॉन में T3 माइनस T2 प्लस में गामा T4 माइनस T3। वो सब कुछ ये यार जो अपने पहले पढ़ के हटे हैं, कोई कंफ्यूज मत होना, याद करना है याद कर लेना। मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं मानता, पर फिर भी मेरे कहने पे मत आना, कहीं जाके फंस जाओ। मैं तो फंसाने के लिए बैठा हूं, तो इसलिए ध्यान में रखना। अच्छे से पढ़ लिया यार, मुझे अच्छा मतलब बढ़िया, ये अच्छी साइकिल है कि ड्यूल साइकिल ना, बढ़िया एक इंटरेस्टेड सी चीज़ है। सक्शन रिवर्सिबल एडियाबैटिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अपने कर लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, रिवर्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। याद रखना, रिवर्स एडियाबैटिक प्रतिवर्तनीय रुदोषम प्रक्रम जो होता है उसको अपने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी याद रखना, पेट्रोल रेस हो गया, पेट्रोल तो इतना महंगा हो रखा है, नहीं नाम नहीं लेना। तो नेट इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी क्या होती है, आर से बढ़ेगी, एक्सपेंशन रेशो से बढ़ेगी, प्रेशर रेशो से कम होगी, वो ध्यान में रखोगे। यदि P इज इक्वल टू 1 कर देंगे देन ड्यूल साइकिल चेंज हो जाएगी ऑटो साइकिल में, और अल्फा इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो ड्यूल साइकिल चेंज हो जाएगी। डीजल साइकिल के अंदर सेम कंप्रेशन रेशो के लिए ज़्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। आपसे या तो पूछ लेगा कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का सेम कंप्रेशन रेशो, समान संपीड़क अनुपात है, अनुपाल अनुपात के लिए। तो ऑटो साइकिल, ड्यूल साइकिल, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है ड्यूल साइकिल की, डीजल साइकिल से ज़्यादा और ऑटो साइकिल से कम एफिशिएंसी होती है। ये सिंपल एफिशिएंसी है फॉर किसके लिए, तो फॉर ड्यूल साइकिल। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इस बात में किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे मैं बात करता हूं जूल साइकिल के बारे में। जूल ब्रेंटन साइकिल अपने इसको कहते हैं, नाम सुनते रहना, एयर स्टैंडर्ड साइकिल अपने इसको कहते हैं। अरे खुल गया क्या पता नहीं। हाँ, आइडियल साइकिल अपने इसको कहते हैं। इतने नाम है, जूल, ब्रेंटन, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, आइडियल साइकिल, एक दो नाम शायद और भी है, गैस पावर साइकिल भी कई बार इसको कह दिया जाता है। तो ये नाम आप थोड़े से ध्यान में रखना। आप कभी वहाँ जाके पूछ ले कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, तो आप कहीं जाके वहाँ कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा काम मत करना, ठीक है। जूल साइकिल का यूज कहाँ होता है, तो वो भी अपने देखेंगे कि किस चीज़ में जूल साइकिल का वर्क अपने लेते हैं। चलिए बात करते हैं जूल साइकिल के बारे में। बहुत अच्छी साइकिल है ये, चलाने वाली साइकिल नहीं है। ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा बन गया, इसको कुछ नहीं ऐसे मिला दो, बेचारे को मेल मिलाप करवाना है, बस कुछ भी नहीं करवाना होता। ये कुछ ऐसा मिलवा दो, ये ज़्यादा तीखा हो गया, इतना ज़्यादा तीखा मत बनाना। 1 2 3 और 4, और इसको कुछ ऐसा कर दो, ठीक है। हाँ, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अरे यार मैं मास्टर हूँ क्या। अच्छा जी साहब, ये ना बराबर है, तो यहाँ पे ध्यान रखना P1 इज इक्वल टू P4 होगा, और यहाँ पे ध्यान रखना P2 इज इक्वल टू P3 होगा। बाकी वॉल्यूम सभी अलग अलग ही होंगे, इस बारे में ध्यान रखना। ये हो गया T और S डायग्राम। S का मतलब क्या है, एंथैल्पी होती है, ओ सॉरी एंट्रोपी होती है, मैं ये एंथैल्पी बोल रहा हूँ, गालियाँ मत निकालना। एंट्रोपी होती है इसका मतलब, ठीक है, ध्यान में रखोगे आप सभी। 0 से 1 से 4 ही स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। ओहो, 1 से 4 कौन स्टार्ट करता था, क्या ही कर रहा हूं मैं। हाँ, अपने बात करते हैं 1 से 2 प्रोसेस की। कौन सी? 1 से 2 प्रोसेस के बारे में। तो ये होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हम इसे कहते हैं। फिर से क्या? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी कह सकते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हिंदी में लिख लेना। प्रतिवर्तीय रुदोषम संपीड़न संपीड़न कहते हैं इस चीज को, प्रतिवर्तीय रुदोषम संपीड़न कहते हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, आइसेंट्रोपिक संपीड़न कहा जाता है। 2 से 3 की बात करूं मैं तो कांस्टेंट क्या रहेगा इसके अंदर? कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड। कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदान। यही बात है, हिंदी में भी यही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 से 4 की मैं बात करता हूं तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यार मैं हिंदी में लिख देता हूं ना इस चीज को, आप चलो थोड़ा सा देख लेना आप। मैं इंग्लिश में ही कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में थोड़ा सा देख लेना। अगले बार अपने जो भी करेंगे उसको हिंदी में लिख दो, क्योंकि आपको पीडीएफ भेजनी होती है, मैं वो भूल गया था। ठीक है। 4 से 1 वही सेम है, पीछे जाके देखोगे तो 4 से 1 क्या है? कांस्टेंट है। ये सीधी लाइन है, याद रखना है, इसको टेढ़ी मत बना लेना यार, कभी ऐसे कहो कि ये तो टेढ़ी बनाई है, सीधी है ये। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपली बात कर रहे हैं, कोई फालतू की बात नहीं है, कोई हुआ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़ा सिंपल और बड़े स्थिर तरीके से पढ़ रहे हैं अपने। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। जूल साइकिल कोई बड़ी साइकिल नहीं है, बड़ी आसानी से इसको आराम से पढ़ेंगे। अब इसकी बात करते हैं एयर के बारे में। एफिशिएंसी क्या? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर जूल साइकिल के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। क्या होती है? 1 - 1 अपॉन में आरपी की पावर 1 गामा -1 अपॉन में गामा। अरे यार कितना कितना कुछ है ना, ये कंफ्यूज मत हो जाना। पता है इस चीज को याद कैसे करना, मैं आपको बताता हूं। जब ये पूरा चैप्टर हो जाए, ठीक है, पूरा चैप्टर होने के बाद में लास्ट के अंदर ना पूरी एफिशिएंसी और एक पेज पे कार्नोट साइकिल उसकी एफिशिएंसी, रिवर्स कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल एफिशिएंसी उसकी कौन सी? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। उसके बाद में डीजल साइकिल उसकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ड्यूल साइकिल उसकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, जूल साइकिल उसकी भी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी लिख लेना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान में रखोगे। एक चीज और लिख लेना, आरपी क्या है यहाँ पे? आरपी है प्रेशर रेशो किसी भी तरीके से दे सकता है यार, वो किसी भी। देखो एग्जामिनर आपको प्रेशर रेशो, कंप्रेशन रेशो, एक्सपेंशन रेशो, कट ऑफ रेशो कुछ भी सिंबल दे के दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। सिंबल कहीं भी ऐसे नहीं है कि फिक्स होंगे। एग्जामिनर कोई भी सिंबल आपको दे सकता है, परंतु ध्यान में रखना कि नीचे आपको दिया हुआ होगा कि आरपी इज इक्वल टू ये है, आर ये है, आर ई इज इक्वल टू ये है, वो सब कुछ आपको देंगे। अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव के बारे में कि सर आपने ये पढ़ा दिया, अब ऑब्जेक्टिव में क्या कुछ पूछा जाता है। सबसे पहले देखो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी देखिए। यदि मैं क्या करूं, आरपी की वैल्यू 1 कर दूं, तो ये पूरे का पूरा जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब एफिशिएंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ रहे हो ना इस बात को? मैं यही थोड़ा सा कर देता हूं। देखो 1 - 1/1 की पावर गामा -1 गामा, ये पूरे का पूरा क्या 1 ही रहेगा, इससे ये कट गया, 1 बच गया, 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होगी, इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि अब आज अपने पास थोड़ा सा यही लास्ट साइकिल है शायद। हाँ, उसके बाद में देखते हैं कौन सी साइकिल अपने
इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ गया, ऑब्जेक्टिव में एक चीज लिख लेना, यदि मैं आरपी की वैल्यू इज इक्वल टू 1 कर देता हूं तो नीटा एयर जो होगा वो 0 हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, यदि मैं आरपी की वैल्यू 1 कर देता हूं तो एन एयर जो नीटा एयर 4 किसके लिए, जूल साइकिल के लिए, वो 0 हो जाएगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अभी वही सेम चीज यदि मैं इसको बढ़ाने की कहता हूं तो अपने पास दो ही चीजें हैं, एक तो आरपी है और एक गामा है। यदि आरपी बढ़ेगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, यदि गामा बढ़ेगा तब भी क्या होगा, एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज होगी। बहुत गर्मी है, सॉरी, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इस चीज़ के लिए मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको। एक बात और भी याद रख लेना, कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि कार्नोट साइकिल और जूर साइकिल में दोनों एक आइडियल साइकिल है, ठीक है, तो इनमें से किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो एन कार्नोट ग्रेटर देन एन नीटा जूल। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इस बात को भी ध्यान में रखना। लास्ट साइकिल कर रहे हैं एटकिंसन साइकिल, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं। ऐसी बहुत सारी साइकिल्स हैं, वैसे तो बहुत सारी ऐसी साइकिल्स हैं जो आपके मतलब सिलेबस में पूछी जा सकती हैं, परंतु वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में पर्टिकुलर दे रखा है कि ये साइकिल करनी है, गैस पावर साइकिल करनी है, या ये सब एयर पावर साइकिल, गैस पावर साइकिल जो भी है वो सब कुछ दे रखा है। एटकिंसन साइकिल आप थोड़ा सा देख लेना, एक तो इसका डायग्राम याद रखना, मेरी फोटो नहीं आएगी ना नहीं आएगी। एक तो इस चीज का डायग्राम आप ध्यान में रखो कि थोड़ा सा कर्व बनेगा, यहाँ भी थोड़ा सा कर्व बनेगा, ठीक है, ये भी और ये भी ज़्यादा कर्व है, थोड़ा हल्का सा कर्व बनेगा। एक दो टीएस डायग्राम मत छोड़ना दादा, टीएस डायग्राम छोड़ दिया तो ऐसे समझ लो कि देखो एक नंबर की ना वैल्यू होती है, गवर्नमेंट जॉब में एक नंबर की वैल्यू होती है, और अपना तो इतने समय के बाद अगर आपको मौका मिल रहा है और आप ये, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, थोड़ी सी बात करते हैं अपने, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा स्किप कर लेना अगर नहीं सुननी हो तो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आप आज पढ़ रहे हो ना, आज पढ़ रहे हो, और जो बच्चा सोचता है मैं नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ूंगा, चाहे उसके सामने किसी प्रकार की कोई भी दुविधा है, चाहे उसको एक्सपीरियंस की, लाइसेंस की अभी प्रॉब्लम है, उसके माइंडसेट में ये है कि यार एक्सपीरियंस लाइसेंस क्या पता हटेगा रहेगा, मैं नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ूंगा, ये बात ध्यान में रखना। जो आज पढ़ रहे हैं ना, वो पेपर के आखिरी समय जब नोटिफिकेशन आएगा तब ये सोचेगा बैठ के कि यार मैंने ये पढ़ लिया और मैं ये पढ़ूंगा, ये सोचोगे आप, मैं वास्तव में ये बात कह रहा हूं, आप ध्यान में रखना, आप ये सोचोगे कि मैंने ये पढ़ लिया और अब मैं ये पढ़ूंगा, ये मेरा रह गया, ठीक है। और जो बच्चा होगा जो नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी करेगा ना, वो ये सोचेगा, मैंने पहले भी ये बात कही है कि वो ये सोचेगा यार मैंने, इसको सही करूं, हाँ, वो ये सोचेगा कि मैं ये छोड़ूंगा और ये पढ़ूंगा, उसको ये मतलब उसको उसके दिमाग में ये होगा कि मुझे ना 80% नंबर ही लेके आने हैं, बस मुझे 80% आ जाए, मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, XYZ टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, मेरे 80% आ जाएंगे। उसको ये नहीं पता दादा कि वहाँ पे आप 80 की तैयारी कर रहे हो तो आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि आप 80 के 80 ही लेके जाओगे, आप वहाँ पे 60 से 65% के बीच में ही फंस जाओगे। परंतु वही बच्चा जो आज दिन से मतलब स्टार्टिंग डे से जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो 100% के लिए जाएगा, मैं इस चीज़ की गारंटेड लेता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए यार ये मैं नहीं पढ़ के जाऊंगा, एक नंबर के लिए जाना है, एक नंबर के लिए, एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो छोड़ के आना है।
पता लगना चाहिए कि हाँ यार हम पढ़े हैं, वहाँ पेपर आते सर ये होना चाहिए, ये भी पढ़ा हुआ है। देखो कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2013 का पेपर अपनों ने जब उठाया, मैंने आपको खुरमी में से न्यूमेरिकल करवाए थे, याद हो तो, जिसमें ए और बी शाफ्ट का पदार्थ सेम है, ए शाफ्ट का डायमीटर डी है, बी शाफ्ट का डायमीटर डी या डी बटा 2 है, ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल करवाए थे। अगर आपने वो किए हैं, यदि आपने वो किए हैं, आप ये 100% वाले बच्चे हो, ठीक है, आप फर्स्ट वाले बच्चे हो और ये सेकंड नंबर वाला बच्चा है जो नोटिफिकेशन आने के बाद पड़ेगा, यदि आपने वो एमसीक्यूज किए हैं ना, तब तो आप कहोगे यार मजा आ गया। वो एमसीक्यूज आसान नहीं है, आप ये सोचो कि हमने वो कर रखे हैं वो आसान है, वो वास्तव में आसान नहीं है। 2013 में 2 एमसीक्यूज आए थे ऐसे, एक नीचे नीचे भी था। मैंने जब पूरा पेपर देखा, मैंने तब मुझे ध्यान आया कि एक एमसीक्यूज आपका रह गया, मैं करवा दूंगा, सेम एज इट इज था जो आरएस खुरमी में आए हुए थे वैसा ही था। ये जो न्यूमेरिकल ये जो वाला न्यूमेरिकल था, ये आसान किसी भी एंगल से नहीं है। एक नॉर्मल पढ़ने वाले ये 80% जो कहते हैं ना नोटिफिकेशन आने के बाद वाले, इनसे वो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना, ये जो 100% जो पहले जो लगे हुए हैं ना, वही ये न्यूमेरिकल करके आ सकते हैं। वो न्यूमेरिकल अपने को आता था, मैंने करवा रखा था, आपने पढ़ा था तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो फिर तो आपको भी नहीं आएगा वो। ये 100% वाले भी वही हैं जो पढ़ते हैं, वो नहीं है जो सिर्फ वीडियो देख ली और ठीक है आप पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, वो नहीं। जो पढ़ते हैं वो गिने चुने सिर्फ 10% बच्चे ही हैं। मैं इतना ही कहता हूँ, सिर्फ 10% ही हैं वो जो आज की तारीख से तैयारी कर रहे हैं, और ये अपना सिलेक्शन पक्का लेके जाएंगे। मैं इस चीज़ को लिखवा के ले लो मेरे से। अब समझ गए आप डिफरेंस? थोड़ा सा मैं डिफरेंस समझाना चाहता था कि यार वो न्यूमेरिकल जो आए हैं वो आसान नहीं थे, वो किसी भी एंगल से वो आपके लिए आसान नहीं थे, परंतु आपने कर रहे थे रखे थे, वो आपको आसान लगे, आप तुरंत। पहली बात, वो न्यूमेरिकल ऐसे थे, मैंने आपको करवाए थे तो आप उसको देख कर भी सोल्व कर सकते हो। यार ये रहा, ये 15/16, मैंने देखते सार उसका आंसर बता दिया था। लैंग्वेज चेंज थी, मैं लैंग्वेज समझ गया था, मुझे पता लग गया था 15/16 ही उसका आंसर है। एमसीक्यूज की ये पावर होती है, थोड़ा सा एमसीक्यूज पे फोकस कर लेना, ठीक है। जरूरी होता है यार, मेरे को लगता है ये छोटी छोटी बातें ना आपको समझानी जरूरी है। अच्छा, पीवी और वी डायग्राम, ठीक है, ये बात होगी। अब इसके बारे में एक से दो प्रोसेस की बात करूं तो आइसन ट्रोपिक कंप्रेशन क्या होता है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, आइसेंट्रोपिक संपीड़न होता है। 2 से 3 आपने देखेंगे क्या हो रहा है, वॉल्यूम सेम है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। आप लिख सकते हो यार, कुछ भी लिख सकते हो, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं लैंग्वेज में थोड़ा इतना मत जाना। स्थिर आयतन पर ऊष्मा प्रदान, 3 से 4 की बात करूं तो वही आइसन ट्रोपिक। इसको ना, इन सब चीज़ों को आप एक बार थर्मोडायनेमिक्स के बिहाफ से समझिए। जब अपने उसके अंदर घुसेंगे, आइस इंजन के अंदर घुसेंगे, तब अपने पास ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल, इन तीनों के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक आपको मैं यहाँ क्लियर करवाता हुआ चल रहा हूँ। 4 से 1 वही कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, 4 बातें हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रही है। अरे ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ऑब्जेक्टिव में आपको एफिशिएंसी याद रखनी है, 1 माइनस में गामा अपोन में पी माइनस में आर अपोन में पी की पावर गामा माइनस अल्फा की पावर गामा। इतनी बात ध्यान में रखोगे, कंफ्यूज मत होना, हवा मत बनाना, आराम से। अरे यार अल्फा नहीं आएगा ना, यहाँ आर आएगा, ये कंफ्यूजेबल चीज होगी है। यहाँ पे आर आएगा, अल्फा नहीं आएगा, अल्फा नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। मैंने अल्फा लिख रखा है पर यहाँ पे आर आएगा। यदि यहाँ पे अल्फा आता होगा तो मैं बता दूंगा, परंतु यहाँ पे आर ही आएगा, मुझे कंफर्म पता है, अल्फा गलत लिखा हुआ है। आर को ध्यान में रखना, V1 अपॉन में V4। कौन सी साइकिल की चल रही है? एटकिंसन साइकिल के लिए।
और P इज इक्वल टू क्या, V2 अपॉन में V3। ये हो गया अपना कंप्लीटेड। ओके, साइकिल अपनी पूरी हो चुकी है। जो जाना चाहता है वो जा सकता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रुकना चाहता है, थोड़ी बातें करना चाहता है, वो रुक सकता है। अगर एक अच्छे अमाउंट में, एक अच्छे स्ट्रेंथ में बच्चे आते हैं लाइव क्लासेस के लिए, लाइव क्लासेस मतलब लाइव डाउट सेशन क्लासेस के लिए, कि आपको कोई डाउट है, आपके कोई प्रश्न है, उसके लिए मैं लाइव क्लास लूँ, अगर आप आओगे तो मुझे बता सकते हो। होता है यार, मैं ये मानता हूँ, मैं वास्तव में ये मानता हूँ कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको यार वो चीज़ पूरा ही समझ आ रही है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न जरूर उठा हुआ होगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न ना उठा हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपके दिमाग में कोई ना कोई प्रश्न तो जरूर ही उठेगा। इस बात को तो मैं गारंटेड इस बात के लिए कह रहा हूँ। तो कोई प्रश्न होता है, आपको लगता है कि यार लाइव क्लासेज होने चाहिए और लाइव सेशन होना चाहिए, मुझे बता देना, मैं वो भी ले आएंगे अपने एक लाइव क्लास, जहां आपके जितने भी डाउट वगैरह होंगे वो क्लियर कर देंगे। रही बात इसके अलावा, मुझे लगता है आप सभी नॉन टेक्निकल पे अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। जितना टेक्निकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना नॉन टेक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल मुझे कंफर्म नहीं पता, पता नहीं आपको पता नहीं पता। मेरे पास किसी दोस्त का मैसेज आया था, वो कह रहे थे, आप में से एक थे, तो वो कह रहे थे कि 200 नंबर का टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, होने के लिए गया हुआ है डीओपी में, तो क्या पता 200 नंबर का टेक्निकल हो जाए। मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी, मेरी बात गलत भी हो सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि वो आपको 3 घंटे दे रहे हैं तो 100 नंबर नहीं देंगे। वो आपसे 200 प्रश्न तो 200 नंबर का टेक्निकल तो पूछेंगे ही पूछेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। एक अच्छा टाइम आपको दिया जाएगा, एमसीक्यूज करो, एमसीक्यूज भर भर के करो, एमसीक्यूज में कोई भी कमी मत छोड़ो। मैं पहले ही ये बात कह रहा हूँ, एमसीक्यूज आपने छोड़ दिए तो उस दिन आप पास नहीं कर पाओगे पेपर। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मैं घुमाता नहीं हूँ। पेड कोर्सेज के लिए देखो, मेरा प्लान जो चल रहा है, ठीक है, आप प्लीज़ अपना सजेशन दीजिए। जो जितने भी मेरे साथ दोस्त भाई, जो भी आप बड़े भाई हो, सभी लगभग मेरी कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है, छोटे भी हो सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर सजेशन दीजिए। जितने भी आप लोग मुझे रेगुलर देखते हो, मेरा प्लान ये चल रहा है कि मैं पेड कोर्सेज में, मैं देखो पेड कोर्सेज तो मैं लेके आऊँगा, फ्री वालों के लिए मैं फ्री में, मैं पेड कोर्सेज में क्लासेज नहीं लूँगा। मैं पेड कोर्सेज में क्लासेज नहीं लूँगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ क्लासेज नहीं लूँगा, मैं अपना 100% यहीं दूँगा। ठीक है, फ्री वाले पेड वाला मज़ा ले सकेंगे, मुद्दे वाली बात यही है। मैं अपना 100% यहीं इस मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही 100% आप सभी के लिए प्रोवाइड करूँगा। ये नहीं है कि पेड वालों के लिए कुछ अलग है और इनके लिए कुछ अलग है, नहीं, वो आप रखिए। आपका मतलब ये मैं देखो यार, मैं ऐसा इंसान हूँ ना, मेरे को इतनी परवाह नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में मत्था मार रहा हूँ। पेड में क्लासेज होंगी, वो होंगी सिर्फ एमसीक्यूज पे। देखो एमसीक्यूज मैं वहाँ कराऊंगा, देखो अगर कोई इंसान मुझे पैसे दे रहा है तो यार नॉर्मल सी बात है, मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करूंगा। तो एमसीक्यूज भरपूर मात्रा में किए जाएंगे पेड में, क्योंकि एमसीक्यूज से एक चीज़ तो साफ है, आप यूट्यूब से पढ़ लोगे एमसीक्यूज। मैं हमेशा एमसीक्यूज कहता हूँ, मैं इतनी गारंटी लेके कह सकता हूँ एमसीक्यूज में 90% तक मैं आपको सिलेबस, मतलब 90% प्रश्न जो अपने एमसीक्यूज करेंगे ना उसमें से देखने के लिए मिल जाएंगे। गारंटेड कह रहा हूँ मैं, 100% नहीं कहता। मेरे को पता है मैं करवाऊंगा वो 100% के लेवल का ही होगा, पर मैं नहीं कहता, कई बार हो जाता है यार, चोट हो जाती है बंदे के साथ। 90% एमसीक्यूज आपको वहीं से देखने के लिए मिलेंगे। और क्या चाहिए आपको, यहाँ यूट्यूब से पढ़ो। पेड कोर्सेज अगर आपने खरीदने हैं खरीद दो, नहीं खरीदने मत खरीद दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि यार हम जो एमसीक्यूज खुद कर लेंगे, खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यूज के चलेंगे,
टेस्ट चलेगा हर एक टॉपिक का, जितने भी 2 3 4 5 टेस्ट लेंगे। फिर टेस्ट सीरीज जो लॉन्च करेंगे वो फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, जो भी पेड कोर्सेज वाले होंगे कि एक देखो सोम के 2 टॉपिक हैं, उस पर पहले टेस्ट हो गया, देन उसके बाद में उसके ऊपर अपने एक मेगा टेस्ट ले लेंगे कि दोनों चैप्टर के जो मेन प्रश्न है उसके टेस्ट ले लेंगे, आपकी तैयारी की जांच हो जाएगी। देन उसके बाद में एफएम के एक एक टॉपिक, फिर एफएम का, फिर सोम और एफएम दोनों को मिला के, ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स का एक एक टॉपिक, फिर पूरी थर्मोडायनेमिक्स का, फिर तीनों टॉपिक को मिला के ऐसे टेस्ट चलेंगे। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ 90% तक आपके प्रश्न अपने एमसीक्यूज में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैंने टोर्जन उठा लिया या मैंने स्प्रिंग उठा लिया, बर्नौली थ्योरम उठा ली, 200 250 300 जितने भी प्रश्न मुझे देखने के लिए मिलेंगे सारे के सारे कवर करवा दूंगा। इस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लेना। यदि आपको पेड कोर्सेज खरीदने हैं, नहीं खरीदने हैं तो आपकी मर्जी है, आप मेरी तरफ से फ्री हो, मैं किसी पे कोई बर्डन नहीं दे रहा हूँ। जो भी दे रहा हूँ 100% आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ। ये भी ब्लेम मत लगा देना कि आपने फ्री में कहा था, पेड क्यों लॉन्च कर रहे हो। बस इस चीज़ के लिए भी खुश रहना। यदि आपको लगता है, देखो मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाऊंगा, अगर पेड में भी पढ़ाऊंगा मेरे पास यही सब कुछ है पढ़ाने के लिए। मैं हुआ नहीं बनाऊंगा उस चीज़ का, मैं पेड कराऊंगा आपको, इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। इन डेप्थ भी यही है, एमसीक्यूज करवाऊंगा, जहां से प्रश्न आते हैं, जहां से आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ वही चीज़ें मैं करवाऊंगा। चलो यही अपना सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम का ग्रुप है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए सभी के सभी। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।